हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश उर्वड़े आपका स्वागत करता हूं और आज के लेक्चर 2 में हम देखने वाले हैं कैश बजट का एक नया और एग्जांपल। जो प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल सॉल्व किया था, आज के लेक्चर में एक नया एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ काजल वैशाली लिमिटेड, प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडिंग 13 सितंबर 2012। यानी 13 सितंबर 2012 तक हमें 3 मंथ का कैश बजट बनाना है। तो फिर इसमें होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ के लिए हमें कैश बजट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले यहाँ बता दिया है कैश बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2012। देखो हमें स्टार्ट जुलाई से करना है, तो जुलाई का ओपनिंग कैश बैलेंस दे दिया है ₹20,000। उसके अलावा देखें तो यहाँ मंथ, सेल्स, प्रोडक्शन ओवरहेड और अदर ओवरहेड की इंफॉर्मेशन हमें बताई है। मंथ में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की सारी वैल्यूज दी है, जो भी है वो सेल्स, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड अदर ओवरहेड। उसके अलावा नंबर 3 से लेकर नंबर 9 तक अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट दिए हैं। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उनका यूज करके हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैश बजट। कौन से 3 महीने के लिए? तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए। तो कैश बजट का सबसे पहले फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो लेक्चर 1 में हमें देखा था। सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ, कहाँ तक लिखना है हमें, तो जुलाई टू सितंबर तक। ये हो गया। उसके बाद उसी तरह एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें एक कॉलम रखना है पर्टिकुलर, और जो भी 3 महीने के लिए हमें कैश बजट बनाना है वो 3 कॉलम रखने हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगर आपको इसके अलावा 4 या 5 मंथ के लिए बनाना है तो वो हिसाब से आपको अमाउंट के कॉलम रखने हैं। और उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस। तो जो महीने से आपको स्टार्ट करना है वो महीने का आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दे दिया होगा। या देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन में बता दिया है कैश बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2012 रुपीज 20,000। तो जुलाई महीने में ओपनिंग बैलेंस बताया 20,000, तो वो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे ओपनिंग कैश बैलेंस जुलाई का है 20,000। हो गया। उसके बाद जो भी कैश बजट है उसमें हमें क्या लिखना है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड पेमेंट लिखने हैं। यानी इन फ्यूचर हमें एस्टिमेटेड इनकम हमारी क्या हो सकती है, जो भी बिजनेस के सोर्सेस है वहां से, और वहां हमें क्या पेमेंट करना है, वो उनका एक हमें एस्टिमेशन निकालना है, और वो होता है हमारा कैश बजट। तो इसमें 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। कैश रिसिप्ट लिखने के बाद थोड़ी स्पेस छोड़नी है, वो स्पेस कितनी रखनी है वो आपके स्टेटमेंट के हिसाब से आपको तय करना है। अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो 3 नंबर में यह बताया, एज्यूम कैश सेल्स टू बी 20% ऑफ टोटल सेल्स। यानी जो भी यहाँ सेल्स दिया है सबसे फर्स्ट कॉलम में, उसमें से 20% क्या है, कैश सेल्स। अब कैश सेल्स क्या होगी, तो हमारे रिसिप्ट में आएगा, तो वो हम लिख देते हैं रिसिप्ट में पैसा आ रहा है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कैश सेल्स। अब कैश सेल्स है 20%। कैश सेल्स का मतलब क्या होता है, तो जिस मंथ में आपने सेल्स किया है तुरंत ही आपको पैसा मिल जाएगा। तो जुलाई का जो भी सेल्स है उसमें से 20% हम लिखेंगे। देखो जुलाई में टोटल 10 लाख रुपीज का सेल्स है, इसमें से 20% कैश सेल्स है। तो 10 लाख का 20% करेंगे तो कैश सेल्स हमारा हो जाएगा 2 लाख, वो जुलाई में हमारी रिसिप्ट में हम लिखेंगे। उसी तरह अगस्त में लिखना है, तो अगस्त में टोटल है 14 लाख। 14 लाख के 20% करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 2,80,000। और लास्ट में बताया सितंबर, तो सितंबर में कैश बजट सॉरी कैश सेल्स, यहाँ टोटल सेल्स है 16 लाख, और 16 लाख के 20% करेंगे तो ये अमाउंट रहेगी यहाँ पे 3,20,000। तो ये सिंपल है। कैश सेल्स जो मई मंथ में दिया है उसमें से जितना पार्ट कैश सेल्स का है उतना वो ही मंथ में हम लिखेंगे, क्योंकि कैश सेल्स में पैसा हमें तुरंत ही मिलेंगे। ये हो गया। तो उनका मतलब एक निकलता है कि अगर 20% जो आपका कैश सेल्स है, तो फिर रिमेनिंग जो 80% है वो क्या रहेगा, क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल्स का मीनिंग क्या निकलता है, तो क्रेडिट सेल का पैसा हमें तुरंत नहीं मिल रहा, लेकिन वो फ्यूचर में कहीं और समय में मिलेगी। तो ये क्रेडिट सेल का पैसा हमें कैसे मिलता है, कितने दिनों के बाद मिलता है, उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी या फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उसमें दी होगी। देखो ये फॉर्म में तुरंत ही बता दिया है कि 60% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन मंथ आफ्टर सेल। यानी आपका जो भी क्रेडिट सेल्स है जिस मंथ में आपने सेल किया है उसके बाद वाले मंथ में, यानी नेक्स्ट मंथ में आपको 60% अमाउंट मिलेगी। 30% इन सेकंड, जो 30% अमाउंट है वो आपको सेल करने के दूसरे मंथ में मिलेगी, एंड 10% इन द थर्ड मंथ, और रिमेनिंग जो 10% अमाउंट है वो आपको तीसरे मंथ में मिलेगी।
तो जो भी सेल्स किया है उसमें से हम क्रेडिट सेल्स निकालेंगे और एक क्रेडिट सेल्स का जो भी पार्ट्स है यानी क्रेडिट सेल्स का आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। 60% नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, सॉरी नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, 30% है वो सेकंड मंथ में मिलेगा और 10% है वो आपको लास्ट थर्ड मंथ में मिलेगा। तो उनके लिए हम एक कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन का नाम देंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी क्रेडिट सेल्स के पैसे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में हमें क्या मिलेगा? तो क्रेडिट सेल्स के पैसे मिलेंगे। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? तो टेबल प्रिपेयर करना है। टेबल प्रिपेयर करने में सबसे पहले आपको एक कॉलम रखना है मंथ, उसके बाद आपको एक कॉलम रखना है क्रेडिट सेल्स और उसके बाद जो भी मंथ आपके स्टेटमेंट में है वो लिख देने हैं। देखो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है? अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, लेकिन आपको जरूरत कहाँ तक है? सितंबर तक है, तो सितंबर तक ही बनाओ। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये हो गया। और ये जो भी मंथ वो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, ये हो गया। अब क्रेडिट सेल्स, देखो यहाँ आपके पास क्या है? टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स में क्रेडिट सेल्स कितना है? 80%। कहाँ से लाए वो अमाउंट? 80%। तो बताया है कि कैश सेल्स 20% है, तो रिमेनिंग जो 80% है वो क्रेडिट सेल्स हो गया। तो ये जो भी सेल्स आपको दिख रहा है उनका 80% हम अमाउंट लिखेंगे। देखो ये 4 लाख का 80% लिखेंगे तो कितने होगा? 4 लाख का 80% वो रहेगा 3,20,000। क्या रहेगा अमाउंट? 3,20,000। उसी तरह जो भी स्टेटमेंट में टोटल सेल्स है उनका 60%, सॉरी 80% पार्ट हम क्रेडिट सेल्स में लिखेंगे। तो वो अमाउंट होगी आपकी यहाँ पे 4,80,000। इसके बाद रहेगी 6,40,000। फिर रिमेनिंग देखे तो वो रहेगी 8 लाख। उसके बाद देखे तो वो रहेगा 12,80,000 और सितंबर में रहेगा 14,40,000। ये हो गया आपका क्रेडिट सेल्स। क्या लिखा पता चला? जो भी टोटल सेल्स है आपके स्टेटमेंट में इसमें से 80%। अब उनका जो पैसा है वो कैसे मिल रहा है वो हमने रीड किया था, स्टेटमेंट नंबर 4 में बताया था कि जो 60% अमाउंट है वो आपको एक महीने के बाद यानी नेक्स्ट मंथ में मिलेगी, 30% दूसरे मंथ में मिलेगा और जो रिमेनिंग 10% हिस्सा है वो आपको थर्ड मंथ में मिलेगा। तो उसी तरह आपको लिखना है। देखो अप्रैल में आपने सेल्स किया है तो उसमें से 60% आपको कब मिलेंगे? 1 मंथ बाद यानी अप्रैल में मिलेंगे। और ये जो 3,20,000 है उनके आप 60% अमाउंट निकालेंगे तो वो रहेगी 1,92,000। फिर 30% सेकंड मंथ में मिलेगी। तो अप्रैल में किया है तो मई फर्स्ट मंथ हुआ और ये जून है वो सेकंड मंथ, तो जून में वो अमाउंट हो जाएगी 96,000 और जो 10% है वो आपको थर्ड मंथ में मिलेगी। तो अप्रैल में किया है तो फर्स्ट मंथ मई रहेगा, सेकंड मंथ जून रहेगा, थर्ड मंथ जुलाई और जुलाई में वो अमाउंट हो जाएगी 32,000। अगस्त और सितंबर को निकाल दो। ये हो गया आपका। तो उसी तरह सिंपल जाना है, तो जितना ज्यादा लॉजिक इसमें नहीं है। अब मई, तो मई का पैसा आपको नेक्स्ट मंथ यानी जून में मिलेगा कितना? 60%, तो वो अमाउंट हो जाएगी 2,88,000। उसके बाद जुलाई में आपको 30% मिलेंगे तो वो अमाउंट होगी 1,44,000 और अगस्त में 10% तो वो हो जाएगी 48,000। ये जो भी अमाउंट निकालते वो किसके करते हैं? 4,80,000 के 60%, 30%, 10%। उसके बाद आ रहा है जून। तो जून के पैसे आपको कब मिलेंगे? जुलाई में मिलेंगे कितने? 60%। तो 6,40,000 के 60% निकालेंगे तो ये अमाउंट हो रही है 3,84,000। और उनके सेकंड मंथ यानी अगस्त में आपको मिलेंगे पैसे उसमें से 30%। तो 30% अमाउंट होगी 1,92,000 और 10% सितंबर में मिलेंगी तो 6,40,000 के 10% करेंगे तो वो अमाउंट हो जाएगी 64,000। अब जुलाई, जुलाई में वही रहेगा। जुलाई के पैसे आपको 60% कम मिलेंगे जुलाई के बाद यानी अगस्त में मिलेंगे। तो 8 लाख के 60% करेंगे तो वो अमाउंट होगी 4,80,000 और 30% आपको कब मिलेंगे? सितंबर में मिलेंगे तो वो अमाउंट होगी 30% के हिसाब से 2,40,000 और 10% कब मिलेंगे? सितंबर के बाद यानी अक्टूबर को मिलेंगे।
लेकिन अक्टूबर यहाँ नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सितंबर तक ही कैश बजट बनाना है, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। वरना जुलाई के 10% पैसे आपको कब मिलेंगे, सितंबर के बाद के मंथ में यानी अक्टूबर में। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगस्त, अगस्त के आपको पैसे कब मिलेंगे, इसमें से अगस्त के तो 60% सितंबर में मिलेंगे। 12,80,000 के 60% आप करेंगे तो वो अमाउंट होगी 6,72,000। अगस्त के 30% जो पैसे है वो आपको मिलेंगे उसके बाद अक्टूबर में, और 10% मिलेंगे नवंबर में, लेकिन अक्टूबर और नवंबर लिखने की जरूरत नहीं। अब बात आती है सितंबर की, तो सितंबर के पैसे तो आपको उनके नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में मिलेंगे, वो हमें जरूरत नहीं है। अब आपको स्टेटमेंट कौन से डेट के लिए बनाना है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए बनाना है। तो ये तीनों मंथ के हम टोटल निकाल देंगे, सिंपल। तो जुलाई का टोटल होगा यहाँ पे 5,60,000। उसके बाद है अगस्त, अगस्त में टोटल होगा 7,20,000, और लास्ट में सितंबर से तो उनका टोटल होगा 9,67,000, सॉरी 9,76,000, ये टोटल हो गया। तो ये पैसा आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर में मिलेंगे, जो भी आपके प्रीवियस मंथ का सेल्स है उनका। अब ये जो अमाउंट है वो हम लिख देंगे हमारे स्टेटमेंट में, ये पैसा मिल रहा है हम लिखेंगे कैश रिसीप्ट में, जहां हमारी इनकम हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या लिखना है आपको, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, या फिर आप क्रेडिट सेल ऐसा लिख सकते हैं। तो अमाउंट क्या मिली थी जुलाई की, तो वो थी 5,60,000, फिर अगस्त में थी 7,20,000, और सितंबर में थी 9,76,000। ये हो गया कैश रिसीप्ट। ठीक है, तो उसी तरह आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखना है, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये चैप्टर का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट इश्यूज है, तो उसे कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो आपको सीख लेना है। आगे देखेंगे, देखो गुड्स आर रिक्वायर्ड एट 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। गुड्स आर रिक्वायर्ड का मतलब होता है आपका कंजप्शन, रो मटेरियल कंजप्शन। तो रो मटेरियल कंजप्शन आपका कितना रहता है, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है उसका 25%। तो देखो इसीलिए यहाँ कहीं परचेज नहीं बताया, लेकिन सेल्स से हमें परचेज मिल जाएगा। आपको कितना लेना है, तो यहाँ लेना है आपको 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहाँ हम लिखेंगे गुड्स रिक्वायर्ड, या फिर उससे हम बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम। तो अब हमारा कौन से मंथ है, अप्रैल से स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे दिया है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी, तो बताया था सेल्स के 25%, यानी जो भी सेलिंग प्राइस है उनके 25% मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है, मटेरियल की जरूरत रहती है। तो ये देखो, ये जो भी सेल्स दिया है यहाँ 4 लाख से लेके 18 लाख तक, वो सारी अमाउंट का हम कितना हिस्सा निकालेंगे, 25%, जो हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट है। 4 लाख के 25% निकालेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 1 लाख। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख। उसके बाद में बताओ मई में कितना है, 6 लाख है, तो ये अमाउंट हो जाएगी 1,50,000। तो जो भी सेल्स दिया है स्टेटमेंट में उनका कितना हिस्सा निकालना है हमें, 25% ऑन सेल्स। सेल्स का 25% हिस्सा निकालना है। तो फिर यहाँ अमाउंट होगी 2 लाख, यहाँ होगी 250, फिर 350, 4 लाख और 4,50,000। ये हो गया। ये मटेरियल रिक्वायर्ड, सिर्फ आपको मटेरियल की जरूरत है उतनी पर्टिकुलर मंथ में। अब उनका पेमेंट कैसे करना है उनके बारे में आपको बताया होगा, तो देखते हैं आगे। देखो यहाँ बताया, फॉर एंटीसिपेटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ नेसेसरी परचेज आर मेड इन प्रीवियस मंथ। देखो हम जो भी परचेज की जरूरत है वो हम अगले महीने खरीदते हैं, यानी फरवरी का जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम कब परचेज करेंगे, जनवरी में। जो मार्च की रिक्वायरमेंट है उनका परचेज कब करेंगे, फरवरी में। अप्रैल में जो भी जरूरत है उनकी जो परचेज है वो हो जाएगी मार्च में, एक महीने पहले परचेज कर देते हैं। परचेज आर मेड ऑल फॉर कैश, और परचेज कैश से करते हैं, यानी जिस महीने में परचेज किया वही मंथ में हम उसका पेमेंट भी कर देते हैं। तो क्या होगा, देखो ये लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ परचेज थोड़े छोटे वर्ड्स में। अब परचेज में क्या होगा आपको देखो, देखो जो ये अप्रैल का जो है वो परचेज कब होगा, मार्च में होगा, लेकिन हम एक महीने पहले परचेज करते हैं। तो मई की जो रिक्वायरमेंट है उनका परचेज कब हो जाएगा,
अप्रैल में हो जाएगा 1,50,000। ये जो जून है, जून का परचेज हो जाएगा मई में 2 लाख, यानी हम अगले महीने 1 महीने पहले परचेज कर देते हैं। फिर सिमिलरली यहाँ अमाउंट होगी 250। फिर क्या है जुलाई, जुलाई में हम परचेज करेंगे अगस्त के लिए 350। सिमिलरली अगस्त में परचेज हम करेंगे सितंबर के लिए, वो है 4 लाख। और सिमिलरली सितंबर में हम परचेज करेंगे अक्टूबर में, जो रिक्वायरमेंट है 4,50,000। ये हो गया। तो ये हमारा परचेज होगा, 1 महीने पहले परचेज कर देते हैं। अब हमें लिखना है सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो वो अमाउंट है 3,50,000, 4 लाख एंड 4,50,000। ठीक है। तो एक परचेज है, परचेज है तो हमें पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट में लिख देंगे यहाँ पे कैश परचेज। परचेज हम कैसे करते हैं, कैश में करते हैं, तो कैश परचेज लिखेंगे। ठीक है। तो जुलाई में क्या अमाउंट आएगी यहाँ पे 3,50,000, फिर है 4 लाख और 4,50,000। तो इसी तरह आपको पेमेंट करना है। हो गया 350, 4 लाख एंड 4,50,000। तो पहले हमने मटेरियल रिक्वायर्ड निकाला, उसके बाद परचेज निकाला, और परचेज के पैसे कैसे लेने हैं, कैश में देने हैं। जो महीने में हमने परचेज किया है वही मंथ में हम पेमेंट कर देंगे। अगर क्रेडिट परचेज है तो फिर बताया होगा कि आपको पेमेंट कब करना है। तो ये हो गया आपका काम। आगे देखेंगे जो भी है वो। अब 7 नंबर में बताया टाइम लेग फॉर पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इज 1/4 मंथ एंड फॉर अदर ओवरहेड इज 1/2 मंथ। देखो प्रोडक्शन ओवरहेड का जो टाइम लेग ऑफ पेमेंट है, यानी पेमेंट की जो ड्यूरेशन है वो कैसे है 1/4। तो टाइम लेग 1/4 मंथ का मतलब निकलता है आप जो 3/4 अमाउंट है वो करंट मंथ में पेमेंट करेंगे, और जो 1/4 अमाउंट है वो नेक्स्ट मंथ में करेंगे। कैसे, मैं बता दूं। सपोज कि फरवरी है और फरवरी में आपने 4,000 आपका ओवरहेड है, तो इसमें से आप 1/4 यानी कितना 1,000 आप मार्च में पेमेंट करेंगे फरवरी के नेक्स्ट मंथ में, और ये जो 3,000 है यानी 1/4 में से 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 वो आप करंट मंथ में पेमेंट करेंगे। कैसे करना है आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। उनके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग दे देना है प्रोडक्शन ओवरहेड। एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रोडक्शन ओवरहेड का टाइम लेग है 1/4 मंथ। 1/4 मंथ टाइम लेग का मीनिंग निकलता है जो भी ओवरहेड है उसका 1/4 यानी 25% पार्ट आपको नेक्स्ट मंथ में पे करना है, और रिमेनिंग 3/4 यानी 75% पार्ट आपको करंट मंथ में पे करना है। तो उनके लिए कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में सबसे पहले हेडिंग दे देंगे यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर क्या करना है आपको, पहला कॉलम आपको बनाना है मंथ के लिए, फिर आपको यहाँ लिखना है प्रोडक्शन ओवरहेड, और जो भी मंथ आपके स्टेटमेंट में वो लिखने हैं। तो हमारे यहाँ स्टेटमेंट में अप्रैल से स्टार्ट किया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक लिखेंगे। अक्टूबर लिखने की जरूरत नहीं है, दिया है फिर भी, क्योंकि हमें सितंबर तक ही कैश बजट बनाना है। और ये जो भी मंथ आपने हॉरिजॉन्टली लिखा वो वर्टिकल भी लिख देना है यहाँ पे, अप्रैल से स्टार्ट करके जहां तक आपको दिया है। ये हो गया। अब प्रोडक्शन ओवरहेड, तो जो भी प्रोडक्शन ओवरहेड आपके स्टेटमेंट में वो आपको यहाँ लिखना है। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या बताया यहाँ पे देखो, सेकंड पर्टिकुलर्स में है प्रोडक्शन ओवरहेड 1 लाख, 120, 140। तो वो जो भी अमाउंट है वो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड में। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जो है आपके अमाउंट 1 लाख, उसके बाद है 1,20,000, 1,40,000। आपको लग रहा होगा कि अमाउंट कहाँ से आ रही है, तो आपके स्टेटमेंट में होगी, आपको इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे होगी 1,80,000। उसके बाद अक्टूबर की है 2 लाख, लेकिन अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखें तो प्रोडक्शन ओवरहेड का टाइम लेग क्या है 1/4। तो उनका मतलब ये होता है 3/4 आपको कब लिखना है, करंट मंथ में लिखना है, और 1/4 मंथ कब लिखना है, तो मंथ आफ्टर यानी नेक्स्ट मंथ में लिखना है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अप्रैल जो है, अप्रैल का 3/4 पार्ट हम अप्रैल में लिखेंगे 1 लाख, और 1 लाख की 3/4 करेंगे 3/4, तो अमाउंट यहाँ पे कितनी होगी 75,000। और 1 लाख की 1/4 यानी 1 लाख इंटू 1/4, 25,000 कब जाएगा मई में। सिंपल सी चीज है, 1/4 आपको नेक्स्ट मंथ में लेना है, जो रिमेनिंग बचा वो करंट मंथ में लेना है। ये हो गया।
अब सिमिलरली मे, तो मे में वही करना है। यहाँ पे देखो 1,20,000, इसमें से आपको 3/4 मे में लिखना है, तो वो अमाउंट कितनी होगी यहाँ पे 90,000, ये हो गया। और 1,20,000 की 1/4 ये कितने हो गए 30,000, वो आपको नेक्स्ट मंथ में लिखना है, और वही काम आपको रिपीट करना है नेक्स्ट मंथ में भी। तो अब चल लिखेंगे जून, जून में है 140, तो फिर क्या करेंगे जून में 3/4 के हिसाब से वो हिस्सा होगा 1,05,000, और यहाँ पे जुलाई में हो जाएगा 35,000। उसके बाद आया जुलाई 120 का 3/4, तो वो हिस्सा हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा 90,000, और फिर रिमेनिंग 1/4 यानी 30 वो होगा अगस्त में। उसके बाद आया अगस्त, अगस्त में 3/4 यानी ये होगा 120, और 40,000 होगा सितंबर में। उसके बाद आया सितंबर, सितंबर का 3/4 1/180,000 मल्टीप्लाई बाई 3/4 के हिसाब से वो अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे 1,35,000, और जो भी रिमेनिंग है वो लिखेंगे हम अक्टूबर में, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, सिंपल पता चल गया क्या करना है। 1/4 है तो 1/4 नेक्स्ट मंथ में लिखने हैं, 3/4 करंट मंथ में लिखने हैं। अब जो जरूरत है उनका ही टोटल निकालेंगे, जुलाई अगस्त और सितंबर का। तो जुलाई का टोटल हो रहा है 1,25,000, उसके बाद अगस्त का हो रहा है 1,50,000, और सितंबर का हो रहा है 1,75,000। अब देखो ये प्रोडक्शन ओवरहेड, तो हम कहाँ लिखेंगे पेमेंट में लिखेंगे, ये जो भी 3 अमाउंट है वो हम लिखेंगे पेमेंट में। पेमेंट में चले जाते हैं, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड। कौन सा एक्सपेंस है प्रोडक्शन ओवरहेड। अमाउंट का जो टोटल निकाला था वो लिखना है आपको 1,25,000, फिर है 1,50,000 और 1,75,000। ये हो गया आपका प्रोडक्शन ओवरहेड का। अब आपको आगे जाना, देखो इसमें साथ में बताया था एंड अदर ओवरहेड इज 1/2 मंथ। अदर ओवरहेड 1/2 मंथ है, तो अदर ओवरहेड में आपको क्या करना है, देखो ये जो भी अदर ओवरहेड है उनके बारे में देख लेते हैं। अदर ओवरहेड में टाइम लेके 1/2 मंथ, यानी आधा एक्सपेंस करंट मंथ में पे करो और आधा नेक्स्ट मंथ। तो इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, देखो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है जुलाई, तो जुलाई में कितने हैं 1,40,000 है, तो हम क्या करेंगे जुलाई के आधे लिखेंगे यानी 70,000, और आधे कहाँ से लिखेंगे जून में से, तो जून का कितना है 1,60,000, उनका आधा हो जाएगा 80,000, और 80 और 70 यानी दोनों का टोटल कितना हो गया 1,50,000, तो 1,50,000 जुलाई में लिखेंगे। समझ आ गया कि नहीं। हम क्या करेंगे जुलाई के आधे लिखेंगे और आधे कहाँ से लिखेंगे जून में से, तो दोनों का टोटल हो गया 150। सिमिलरली अब आपको अगस्त में लिखना है, तो अगस्त में क्या करेंगे, ये जो अगस्त है उनका आधा लिखेंगे 90,000, और आधा कहाँ से लिखेंगे जुलाई में से, तो वो कितना होगा 140 है, तो आधा हो जाएगा 70,000। दोनों का टोटल लिख देंगे जो भी हो रहा है। उसके बाद सितंबर में लिखना है, तो सितंबर का कितना है 2 लाख है, तो हम क्या करेंगे उनका आधा लिखेंगे 1 लाख, और ये जो 180 है उनका आधा लिखेंगे 90। तो उसी तरह आपको लिखना है। तो ओवरऑल याद क्या रखना है कि अगर आपका टाइम लेग पीरियड 1/2 है, तो आपको करंट मंथ और प्रीवियस मंथ ये दोनों का एवरेज निकाल देना है। क्या करना है करंट मंथ और एवरेज मंथ दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ 160 है और 140, दोनों का टोटल होगा 3 लाख, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1,50,000। सिमिलरली ये दोनों का टोटल करते हैं, फिर भी कितना आ रहा है 1,50,000, तो वो लिखेंगे यहाँ पे पेमेंट में अदर ओवरहेड। क्या करना है पता चल गया आपको, करंट मंथ और प्रीवियस मंथ दोनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, करंट मंथ और प्रीवियस मंथ डिवाइडेड बाय 2, जो भी आंसर आए वो लिखना है। ऐसा कब करना है अगर टाइम लेग 1/2 है तब। तो ये आंसर मिल रहा है यहाँ आपको 1,50,000। सिमिलरली आगे देखेंगे तो वो हो रहा है 1,60,000, और लास्ट में वो आंसर रहेगा 1,90,000। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या किया। देखो ये दोनों का टोटल तो हो रहा है 80 और 70 150, 70 और 90 160, 90 और 1 लाख यानी 1,90,000। तो हो गया अदर ओवरहेड। अगर 50% है तब 1/2 है तब ऐसा कर सकते हैं।
आगे देखेंगे अ न्यू मशीन विल परचेज ऑन 31 जुलाई। देखो जुलाई के लास्ट डेट पे खरीदा है and will be paid for equal monthly installment. The cost of machine is 8 lakh. देखो आपको क्या करना है, टोटल मशीन की कॉस्ट है 8 लाख और 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा 2 लाख। अब क्या पे करना है आपको, देखो 31 जुलाई को परचेज किया है और 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 31 को जुलाई परचेज किया है, आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा, अगस्त में, सेकंड आएगा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। जुलाई में परचेज किया तो पहला इंस्टॉलमेंट तो कब आएगा, अगस्त में आएगा, नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो आपको अगस्त में 2 लाख, सितंबर में 2 लाख, अक्टूबर में 2 लाख और नवंबर में 2 लाख। उसी तरह पेमेंट करना है तो पेमेंट में लिखेंगे क्या परचेज किया है, मशीन, तो हम यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन। जुलाई में परचेज किया तो पहला इंस्टॉलमेंट कब आएगा, अगस्त में, तो सिर्फ अगस्त में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा सितंबर में, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपका आएगा अक्टूबर में, फोर्थ आएगा नवंबर में। लेकिन अक्टूबर और नवंबर का कॉलम हमारे पास नहीं है तो हम देंगे। ये हो गया। उसके बाद जो भी है वो देखेंगे। डिविडेंड ऑफ 1 लाख फॉर ईयर 11-12 टू बी पेड इन सितंबर। सितंबर में हम ईयर 2011-12 का डिविडेंड पे करेंगे रुपीज 1 लाख। तो डिविडेंड भी हमारा पेमेंट है तो पेमेंट में ही लिखेंगे 1 लाख, लेकिन कब पे करना है, सितंबर में, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 लाख। क्या पे किया यहाँ पे, डिविडेंड, तो यहाँ लिख देते हैं जो भी पर्टिकुलर है उसमें डिविडेंड। ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन बाकी है तो। देखो यहाँ सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं। ये टेबल देखे तो सेल्स आ गया, प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया, अदर ओवरहेड आ गया, यानी सारी चीज हमने जो लिखनी थी वो लिख चुके हैं। अब इसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर्स नहीं है जिनकी एंट्री बाकी है। तो फिर अब टोटल करके जो भी आंसर निकालेंगे, सबसे पहले रिसीट का टोटल करना है इंक्लूडिंग ओपनिंग कैश बैलेंस। कैश बैलेंस के साथ टोटल करेंगे। तो ये जो भी 3 अमाउंट है उनका टोटल करेंगे और उसका नाम दे देते हैं हम ए। 20,000, 2 लाख और 5,60,000। तो ये टोटल हो रहा है 7,80,000। सिंपल। अब पेमेंट का टोटल करेंगे। ये जो 3 अमाउंट है तो 3 का करेंगे और उनका भी नाम हमें देना है बी। तो पेमेंट का टोटल हो रहा है यहाँ पे 6,25,000। ये कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है क्लोजिंग कैश बैलेंस। कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी, यानी ये ए का टोटल है आपका 7,80,000, इसमें से ये पेमेंट का टोटल 6,25,000 माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा 1,55,000। अब देखो ये जुलाई का जो भी क्लोजिंग बैलेंस है 1,55,000, ये यहाँ पे अगस्त के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। अभी जो भी ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस के साथ हम कैश रिसीट का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 11,55,000। सिमिलरली कैश पेमेंट का टोटल क्या रहेगा, यहाँ पे 4 अमाउंट आपको दिख रही है तो वो है 9,10,000। अब क्या करेंगे, कि जो भी रिसीट का टोटल है 11,55,000, इसमें से 9,10,000 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस मिलने वाला है 2,45,000। अभी जो भी 2,45,000 ये सितंबर में ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगे और बैलेंस के साथ फिर से रिसीट का टोटल करें तो हमारे पास कुल पैसा आएगा 44 नहीं है 41,000। क्या रहेंगे, 41,000। इसी तरह आपको जाना है। अब पेमेंट का टोटल कर देंगे। पेमेंट का टोटल हो रहा है यहाँ पे 11,15,000। ठीक है, तो फिर यहाँ आपका आंसर मिलेगा 4,26,000। उसी तरह आपको जाना है। ये आपका आंसर हो गया। हर एक महीने के लिए क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। तो ये जो करते हैं उसे हम बोलते हैं कैश बजट, जिसमें हम एक एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालते हैं। किसके लिए, क्लोजिंग बैलेंस के लिए। किसके थ्रू निकालते हैं, तो एस्टिमेटेड इनकम और पेमेंट। हम सोचते हैं कि हमसे जो भी सोर्सेस है वहां से हमें कितनी कैश रिसिप्ट हो सकती है और कहाँ पेमेंट करना है। और ये जो एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो है आपके लिए कैश बजट। ठीक है, तो आज का काम यहाँ फिनिश कर देते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।